गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की, शक्ति अवधारणा के बारे में बात करेंगे। एक स्थान पर कौटिल्य ने कहा था कि समस्त सांसारिक जीवन का जो मूल आधार है वो दंड शक्ति है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत ये आवश्यक होता है कि हमारे द्वारा मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाए, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसमें निश्चित रूप से शक्ति है। प्रारंभिक काल से लेकर के अब तक राजनीति विज्ञान के विषय के विद्वानों द्वारा शक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता रहा। भारत में राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति, जो कि शक्ति का पर्याय है, को राजनीति का मूल आधार माना। एक स्थान पर लिखते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। निसंदेह रूप से समस्त भारतीय साहित्य दंड शक्ति के महत्व से भरा है। पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी यही बात देखी जा सकती है। बेकर ने एक स्थान पर लिखा कि राजनीति शक्ति से अप्रत्यक्षणीय है, और कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना। एक और विद्वान हुए बर्ट्रैंड रसेल, जिन्होंने माना कि शक्ति को समाज विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के रूप में माना गया। अल्मर के अनुसार सभी सामाजिक विज्ञानों में शक्ति की धारणा से इतना संबंधित कोई भी नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान है। और अरस्तू से लेकर के आज तक के राजनीतिक लेखकों की विषय वस्तु का विश्लेषण करने पर यह निसंदेह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति एक केंद्रीय धारणा है, एक मूल अवधारणा है, जिसके सारे राजनीति विज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास बखूबी किया गया है। मैकाइवर, रॉबसन के द्वारा इस तरह के विचार व्यक्त किए गए। राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा को समझना निसंदेह रूप से इसलिए भी आवश्यक होता है कि इस संबंध में जो भी मिथ्या विचार प्रचलित हैं उन्हें दूर किया जा सके। लॉर्ड एक्टन का ये मानना था शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। हमारे मन मस्तिष्क में शक्ति के प्रति एक दुर्भावनाओं को जन्म देती है। वस्तुतः यह है कि शक्ति तो सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है, और शक्ति के बिना किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। केवल शक्ति की अति या शक्ति के दुरुपयोग के साथ भ्रष्टाचार को जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार एक नैतिक धारणा के रूप में सत्यमेव जयते नितांतोचित पूर्ण विचार है, और मानव जीवन में हमारा आदर्श यही होना चाहिए। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि सत्य के पीछे शक्ति का बल होने पर उसके विजय की आशा की जा सकती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण से सत्य और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक है। पास्कल ने इस आधार पर न्याय और शक्ति के संयोजन की आवश्यकता के विषय में अपने विचार विस्तृत किए। अब देखेंगे मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ पावर की। शक्ति का जो अर्थ है, व्याख्या क्या है। बहुत सारे विद्वानों ने शक्ति का अर्थ और व्याख्या विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया। रामायण, महाभारत, तमाम प्राचीन स्थितियों को हम देखें तो शक्ति अवधारणा बहुत पहले से व्यापक है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। अब देखेंगे रॉबर्ट डेहल के मतानुसार शक्ति के अध्ययन की जो मुख्य समस्या है, जो कठिनाई है, बहुत सारे अर्थ हैं और वस्तु स्थिति है कि शक्ति को विभिन्न विचारकों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया, डिफाइन किया है, क्योंकि शक्ति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है जिसका एक निश्चित अर्थ प्रकट किया जाए। बहुत सारे विद्वानों ने उसका अलग अलग अर्थ बताया है। सबसे पहले देखेंगे रॉबर्ट बर्स्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। और मैकाइवर ने एक स्थान पर लिखा कि शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता से। मैकाइवर ने निसंदेह रूप से बहुत स्पष्ट किया कि शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित करने की क्षमता है। और हंजे मार्गिन था एक विद्वान और हुआ, उन्होंने माना कि शक्ति का प्रयोग करने वाले उनके बीच जिन पर लागू किया जा रहा है, ये एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल रिलेशन पैदा करने का काम करते हैं, मनोवैज्ञानिक संबंध पैदा करते हैं। शक्ति में वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है जिसके माध्यम से व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके और उसे बनाया जा सके, उसे रखा जा सके। एक आर्गेंस के एक विद्वान हुए जिन्होंने शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। लास्वेल, कैप्लान,
हर्बर्ट साइमन ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया, इन्फ्लुएंस प्रोसेस के रूप में परिभाषित किया, डिफाइन करने का काम किया। उनके अनुसार शक्ति का उपयोग करते हुए दूसरों की नीतियों, कार्यों को प्रभावित किया जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। रॉबर्ट डेल के अनुसार शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उसमें कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किए जा सकते। लास्पर और केप्लाउन की जो परिभाषाएं थी, उन्होंने शक्ति का प्रभाव का पर्यायवाची माना, और कुछ परिस्थितियों में ये सत्य होता है लेकिन सभी परिस्थितियों में नहीं। शक्ति और प्रभाव एक व्यक्ति में पाए जा सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में हो सकते हैं, व्यक्ति समूह में हो सकते हैं। हिटलर और चंगेज खां केवल शक्ति के प्रतीक थे, किंतु नेपोलियन और लिंकन आदि में शक्ति और प्रभाव दोनों के दर्शन किए जा सकते। शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, किंतु उस व्यक्ति का व्यवहार शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ है या प्रभाव का कारण, इसका निर्णय स्वयं वही कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्जनकारी भी हो सकते हैं। वास्तव में या निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि शक्ति मानव जीवन का एक सहज तत्व होने के स्थान पर बहुत अधिक जटिल और कठिन है। निकाय के अनुसार एक बहुपक्षीय तत्व है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के रूप में हम जब ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल पर बहुत कुछ शक्तियाँ हैं, तो ये कथन पूर्णतः निरर्थक न होते हुए भी बहुत अधिक उपयोगी नहीं। शक्ति का सही रूप जानने के लिए अनेक बातों का उल्लेख होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री की शक्ति का स्रोत, क्षेत्र, आधार क्या है? मंत्रिमंडल पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन कौन से साधन अपनाए जाए, मंत्रिमंडल पर उसकी शक्ति की मात्रा कितनी है और ये शक्ति कितनी व्यापक है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक शक्ति के संबंध में खासतौर से 3 बातें कही जा सकती हैं। पहली जो बात है वो राजनीतिक शक्ति धारण करने वाले में उच्च अधीनस्थ संबंध प्रकट होना स्वाभाविक है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंतोत्गत सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी होती। तीसरी बात जो है, राजनीतिक शक्ति एक साइकोलॉजिकल रिलेशन प्रकट करती है, मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध। अब देखें शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता से भेद क्या क्या है, इन पर विचार करेंगे। पहले हम समझेंगे पावर एंड फोर्स को देखेंगे, शक्ति और बल क्या है। उसके बाद में एक एक करके देखेंगे हम शक्ति और प्रभाव क्या है। इस तरह से शक्ति और सत्ता क्या है, पावर एंड अथॉरिटी क्या है, तो तब जाकर के हम शक्ति को ठीक ढंग से स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। अन्यथा सामान्यतः ये लगता है कि शक्ति बल है, बल ही शक्ति है, और शक्ति प्रभाव है, प्रभावी शक्ति है, और शक्ति सत्ता है, सत्ता ही शक्ति है। ऐसा बहुत सारी जो धारणाएं हैं, ये धारणाएं तब दूर होगी तब हम पहले इनका आपस में देखेंगे शक्ति और बल क्या है, इनमें क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो पहले हम समझ लेते हैं पावर एंड फोर्स को, शक्ति और बल को। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही समझ लिया जाता है, किंतु वास्तव में दोनों में अंतर है। शक्ति बल का पर्याय नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, किंतु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति अप्रगट तत्व है और बल प्रकट तत्व। शक्ति का हमें वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता कि वो कैसी है, लेकिन बल का हमें प्रकट तत्व दिखाई देता है। कोई व्यक्ति बहुत भारी भरकम है, किसी व्यक्ति को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख दें या हटा दें, या कोई ऐसी कोई भारी भरकम विषय है, वस्तु है जिसको एक स्थान से हटा के दूसरे, तो उसका बल कहीं न कहीं दिखाई देता है। और बल का अर्थ है शास्त्रियों की प्रयुक्ति या प्रतिबंधों की व्यवस्था, जिसमें सामान्य जुर्माने से लेकर के प्राण दंड तक शामिल है। इस दृष्टि से शक्ति एक मनोभाव अथवा पूर्ण क्षमता है जो कि बल को संभव बनाती है। रॉबर्ट बास्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। वास्तव में बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। बास्टेड ने शक्ति के 3 रूप बताए, बल, प्रभाव और प्रभुत्व। बल शक्ति के दामन में उसी प्रकार रहता है जैसे बादल में बिजली कड़कती है,
जब बल अमर्यादित और लक्षीन होता है तब उसे दमन कहा जाता है। और स्वीकृत, सीमित और नियंत्रित बल को शास्त्रीय कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति बल की तुलना में निश्चित रूप से, निस्संदेह रूप से एक व्यापक तत्व है। अब देखेंगे राजनीतिक शक्ति एवं सैनिक शक्ति में अंतर देख लेते हैं। यद्यपि राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति दोनों व्यापक दृष्टिकोण से शक्ति के ही प्रकार हैं, किंतु उन्हें एक ही समझ लिया जाना चाहिए। राजनीतिक शक्ति एक जटिल शब्द है, उसे सदैवी शक्ति के अन्य रूप भी सम्मिलित होते हैं, जैसे धन, शस्त्र सामग्री, नागरिक सत्ता, मत और प्रभाव। सैनिक शक्ति एक स्पष्ट तत्व है जो सैन्य बल पर आधारित होती है। इस पर आधारित है सैन्य बल पर। राजनीति में सैनिक शक्ति का स्थान अत्यंत गौण है, क्योंकि शक्ति वास्तविक बल प्रयोग नहीं है, वरन बल प्रयोग की क्षमता है। हंस मार्गेंथौ ने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना, जिसके अनुसार मनुष्य दूसरे मनुष्यों की क्रियाओं, मस्तिष्कों पर नियंत्रण रखता है, और सैनिक शक्ति दमन का वास्तविक प्रयोग है। जब हिंसा या दमन का वास्तविक प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ है सैनिक या अर्धसैनिक शक्ति के पक्ष में राजनीतिक शक्ति ने अधिक त्याग कर दिया है, किंतु डायरेक्ट सैनिक शक्ति को भी राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत रखने के पक्ष में। संघर्ष राजनीति का मूल सार है, चाहे वह शब्दों का हो, हिंसा के द्वारा हो। सैनिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति का एक उपविभाग समझ लिया जाना चाहिए, और सैनिक शक्ति राजनीतिक शक्ति की पृष्ठभूमि में रहती है। शस्त्रों, हिंसा, दामन द्वारा स्थापित सुव्यवस्था आदिमकालीन समाज की प्रचलित है, किसी भी सभ्य राजनीतिक समाज के लिए प्रतिष्ठा की वस्तु नहीं हो सकती। राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक प्रभाव, नेतृत्व, स्वेच्छा जैसे तत्वों पर आधारित हो सकती है। अब हम देखेंगे शक्ति और प्रभाव। सामान्यतः शक्ति और प्रभाव यदि कुछ आधारों पर एक दूसरे समान हैं, तो इनमें महत्वपूर्ण असमानता भी है। प्रचास और बारात ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर में इन दोनों में बहुत सारी असमानता बताई। शक्ति और प्रभाव दोनों ही बौद्धिक और संबंधात्मक है और एक दूसरे को संबलता प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव, और दोनों एक दूसरे की आवश्यकता पर रहते हैं। शक्ति और प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों में हो सकते हैं। शक्ति और प्रभाव दोनों के दर्शन एक ही व्यक्ति में किए जा सकते हैं। शक्ति एवं प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, किंतु वह व्यक्ति शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ या प्रभाव कारण, ये मालूम करना कठिन है। इसका निर्णय तो वास्तव में स्वयं वही कर सकता है जो दोनों एक दूसरे के वर्धनकारी भी हो सकते हैं। अब असमानताएं देखेंगे। शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से संबंधित होते भी कुछ अंतर है। पहला देखेंगे, शक्ति दमनात्मक होती है, जबकि उसके पीछे कठोर भौतिक बल और प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। जबकि शक्ति का प्रयोग किया जाता है जो शक्ति से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास उसे स्वीकार करने के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं होता। प्रभाव अन्यात्मक और स्वेच्छापूर्ण और मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरी जो बात है, शक्ति प्राय शक्ति धारक के पास एक स्वतंत्र रूप में रहती है। उसका प्रयोग शक्ति धारक दूसरों की इच्छा के विरुद्ध और प्रतिरोध के रहते हुए कर सकता है। प्रभाव संबंधात्मक होते हैं। उनकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति या स्वीकृति होती है, अर्थात प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तीसरी जो बात है, शक्ति को अप्रजातांत्रिक माना जाता है। वह प्रतिशक्ति काउंटर पावर को आमंत्रित करता है और भय पर आधारित होता है। इसके विरुद्ध प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है। उसका अनुपालन स्वेच्छा से होता है। प्रभाव का प्रभाव विचार की समानता और मूल्यों की समरूपता के कारण होता है। चौथी जो बात है, शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएं लग जाती हैं। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, उसके किसी न किसी प्रभाव के सहारे की आवश्यकता होती है। अंतः शक्ति के दुर्बल होते ही प्रतिबंधों के अभाव में उसका अनुपालन नहीं किया जा सकता। प्रभाव की शक्ति असीम होती है, उसका प्रभाव प्राप्त करने पर उसका खुलकर लाभ उठाया जा सकता है। पांचवी जो बात है, शक्ति को सभ्यता और संस्कृति के भारी तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए। उसका प्रयोग निश्चित रूप से सीमित और विशिष्ट रूप में किया जा सकता है। उसके प्रयोगकर्ता का स्वरूप प्राय सुनिश्चित होता है और उसके प्रभाव व्यक्तिगत, अमूर्त और स्पष्ट होते हैं। अब देखेंगे हम शक्ति और सत्ता, पावर एंड अथॉरिटी। राजनीतिक संगठन उन संरचनाओं के द्वारा निर्मित होते हैं जो बल के प्रयोग का नियमन करते हैं। सामाजिक सहयोग और नेतृत्व से संबंधित होते हैं। उसमें शक्ति और सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शक्ति व्यक्तियों, समूहों, भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम। यह आदेश देने की क्षमता है। उसे अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने की योग्यता के रूप में देखा जा सकता है। यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरों पर थोपा जा सकता है। इतिहास में एक ऐसे उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसमें दूसरे राज्यों पर अनधिकृत रूप से अधिकार किया गया
और उन पर विजय प्राप्त की, किंतु बाद में धीरे धीरे जन स्वीकृति प्राप्त होगी और वे सत्ता बन गए। सत्ता के बिना शक्ति अस्थायीकृत और असाधनात्मक, परिस्थितिजन्य और अनिश्चित होती है, और सत्ता संस्थाकृत होने के कारण अपने विशेष क्षेत्र प्रकृति से निश्चित होती है। उसके निर्देशों का बाध्यकारी पालन किया जा सकता है। सत्ता निश्चित स्पष्ट प्रकट होती है, इसलिए इसका विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों, संस्थाओं, समूह में प्रत्योजन किया जा सकता है। शक्ति में इस प्रकार की स्पष्टता और निश्चितता का अभाव था। चार्ल्स मेरियम ने पॉलिटिकल पावर में शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। शक्ति दमन का एक यंत्र है और उसका प्रभाव भौतिक होता है। सत्ता सहमति पर आधारित हो सकती है, उसके साथ ही अधिक प्रभावदायक हो सकती है। अनेक राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो कि बहुत अधिक सत्ता का प्रयोग करती हैं, किंतु केवल सहमति पर आधारित है। शिक्षक, पत्रकार, जनसेवक की सत्ता शक्ति पर आधारित नहीं होती, फिर भी उसका बहुत अधिक सम्मान किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं, संगठनों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे उदाहरण हैं, जो वरिष्ठ व्यक्ति के पास केवल सत्ता और अधीनस्थ कनिष्ठ व्यक्तियों के पास शक्ति, लेकिन ये अवांछित स्थिति है। इन दोनों का उचित संतुलन राजनीति की एक शाश्वत समस्या है, जिसे सफल नेतृत्व के द्वारा सुलझाया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था, संगठनों में सत्ता और शक्ति का सामान्य रूप से संयुक्त किया जा सकता है, और ऐसा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये लोकप्रिय शासक को भी शासन सत्ता के संचालन के लिए सत्ता और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम कल देखेंगे शक्ति के क्या क्या स्रोत। थैंक यू।